I wish I knew what to do. Of course, but it's not the reason. That is not the why. I think मैट्रिक्स रिलोडेड में सबसे मेन चीज जो दिखा गई है वो है चॉइस, ये तो मुझे रीजन नहीं बता रहे हो कि आपकी किस्मत लिखी हुई है. तो you didn't came here to make a choice. हाँ You have already made it. हाँ You are here to understand एंड why. वैलिडेट. हाँ, और ये कंसेप्ट उससे थोड़ा अलग है कि आप जो चॉइस चूज कर रहे हो उसके हिसाब से आपकी जर्नी आगे की चलेगी. हाँ, इसमें कैरेक्टर है ओरेकल. वो Oracle. एक्चुअली काफी बार आती है और काफी प्रोफाउंड डायलॉग्स बोलती है. 3-4 बार पीछे जाके समझना पड़ता है. हाँ, ये तुमने एक चॉइस ली है. टैक्सी थोड़ी ना चला रहा है. ये सिक्का जब तक हवा में नहीं होता तब तक तुमको एक्चुअल में नहीं पता होता कि तुमको रियल में क्या चाहिए. भाई तेरे को याद है कुछ दिनों पहले हमने एक पॉडकास्ट बंद किया था एक गोली खा के. उस गोली का रंग याद है? रेड पिल ब्लू पिल. हाँ, कौन सी खाई थी अपन ने ब्लू पिल खा के बंद किया था. अच्छा, तो मैं तेरे को ये बताना चाह रहा हूँ कि अब रेड पिल खाने का समय आ गया है. तो मुझे याद दिला मैट्रिक्स 1 में क्या होता है. रेड पिल किसके लिए होती है? रेड पिल होती है कि अगर तुम मैट्रिक्स छोड़ के रियल वर्ल्ड को जानना चाहते हो तो तुम रेड पिल लेते हो. अच्छा, अगर तुम मैट्रिक्स में ही रहना चाहते हो, जिस मुगालते में तुम हो, जिस गलत फहमी में तुम हो, उसी में रहना चाहते हो तो तुम ब्लू पिल खाते हो. और मॉर्फियस देता है उसे. मॉर्फिस ऑफर करता है और वो रेड पिल लेता है. वो रेड पिल और अपन ने क्या लिया था? अपन ने पॉडकास्ट बंद करते टाइम ब्लू पिल लिया था कि चलो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं. अच्छा, तो बेसिकली अपन मैट्रिक्स में ही रह गए. मैट्रिक्स में रह अपन बाहर नहीं निकल पाए. बाहर नहीं निकले. अपना चॉइस था. व्हाट इज चॉइस? आई थिंक मैट्रिक्स का जो सेकंड पार्ट है रीलोडेड. और ये कहाँ से चालू होती है? मैट्रिक्स रीलोडेड वहां से चालू होती है जहाँ से मैट्रिक्स 1 खत्म हो गई है. बेसिकली नियो को पता चल चुका है कि ही इज द चोजन वन. वो महाशक्तिशाली है. करेक्ट. और उसको मारता है स्मिथ को एंड में. हाँ, एजेंट स्मिथ को उसने मार के खत्म कर दिया है. और इस वाले पार्ट में जिस तरह से चालू होती है मूवी, तो पहले हमको पता चलता है कि मशीनों ने जायन जो शहर है, जो मनुष्यों का असली शहर है, जहाँ पे लोग बसे हुए हैं, उसकी तरफ बढ़ना चालू कर दिया. 72 आवर्स में वो पहुंचने वाले हैं. मतलब बोलते हैं करीब 2.5 लाख से ऊपर मशीनें आ रही हैं. तो मतलब जितने लोग हैं, हर आदमी के लिए कम से कम एक से ज्यादा मशीन है. मतलब कि हमारे को एकदम बिल्कुल वाइप ऑफ करने वाले हैं लोग. जायन जाते हैं वो लोग. तो पहली बार अपन देखते हैं, आई थिंक सेकंड मूवी में पहली बार जो शिप अंदर जाता है, वो दरवाजा खुलता है और वो जो क्या नाम होता है उसका? लिंक जो ड्राइवर ऑपरेटर ड्राइवर नहीं ऑपरेटर. टैक्सी थोड़ी ना चला रहा है. तो जो लिंक होता है वो ऐसे देखता है ना, उसे दिखाते हैं पूरा वाइड एंगल कि वो देख रहा है होम स्वीट होम करके, कि वो पूरा ऐसे नीचे अंडरग्राउंड सिटी है. तो मैंने बताया उस वक्त ये सोचा कि ह्यूमंस अगर न्यूक्लियर वॉर करते हैं और ऐसी हालत होती है कि इंसानों को बच के कहीं जाना है अंडरग्राउंड में, हो सकता है कि यहाँ पे भी अंडरग्राउंड सिटी बन जाए. क्योंकि वो अल्टीमेटली तो वही होता है ना, वो टनल्स जो होते हैं उनके, जो टनल्स में जो जाते हैं, हाँ, बेसिकली जायन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि उन लोगों ने मशीनों से लड़ाई करके डीप अंडरग्राउंड में ऐसा होगा ना, ह्यूमंस होंगे, मशीन बनाई होगी, ह्यूमंस ने बनाई होगी, कहीं एलियन से तो आई नहीं शायद, आई डोंट नो. तो उन्होंने बनाई, जैसे अपन अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहे हैं, तो यही मशीनें आगे जाके जब AGI बन जाएंगी तो वो अपन को कंट्रोल करेंगी, फिर अपन भाग के जायन में छुपेंगे जाके. तो मतलब जायन का कंस्ट्रक्शन चालू हो जाना चाहिए. कर देना चाहिए भाई. आई थिंक किसी को तो कर ही देना चाहिए. हर कोई अपना अपना जायन बना रहा होगा अपने घर में एक तहखाना बना के, ताकि भाई जब ऐसा कुछ हो जाए तो हम छुप सके. बस. हाँ, लेकिन टाइम बहुत कम बचा उनके लिए लड़ने के लिए. तो मॉर्फियस से बोलता है कि चलो ठीक है, जो प्रोफेसी थी कि हम ही लोग जीतेंगे, और उसके पहले हम लोग चलो ओरेकल से मिलना है हमने. वही नियो अपने खुद ही उलझन में फंसा हुआ है. उसको कुछ विजन्स आ रहे हैं, कुछ सपने आ रहे हैं, जिसमें वो देखता है कि वो एक बहुत बड़े वाइट दरवाजे के पीछे लाइट देखता है, और फिर देखता है कि ट्रिनिटी जो है वो मर रही है. मतलब बेसिकली बिल्डिंग से गिर रही है, गोली लग रही है. मतलब शी इज हर डेथ. तो उसको कंफ्यूजन, लेकिन उसे मरते हुए नहीं देखता. हाँ, वो एंड नहीं देखा, बट इट इज टेरिफाइंग एनफ फॉर हिम. या आई थिंक वो चालू होता है, वो ट्रिनिटी मोटरसाइकिल से जाती है और वो गिरती है, उसको बंदूक लगती है, वो सपने देखता है, फ्यूचर देखता है इनफैक्ट. तो और वैसे जब वो जागता है, ट्रिनिटी उसके पास आती है. आई थिंक जो पहला क्रिटिकल डायलॉग जो मुझे लगा ना मूवी का, वो ये था कि आई विश आई न्यू व्हाट टू डू. हाँ. तो मतलब मैं वहाँ पे देख रहा था और मुझे लगा कि भाई सबको ये क्वेश्चन है ना कि आई विश आई न्यू व्हाट टू डू इन लाइफ. ऐसा नहीं लगता? हाँ, अगर हम लोग को पता है कि हमको क्या करना है. हाँ. और यही वो सवाल है जिसका जवाब हमको शायद अंत तक नहीं मिलता है, और मिल जाए तो तुम्हारा अंत हो जाता है. बिल्कुल सही बोला भाई.
अब नेक्स्ट होता है कि वो जाता है ऑरेकल से ओरेकल से मिलने। इसमें ना एक चीज मैं बोलूंगा, उससे पहले अपन ऑरेकल के डिस्कशन से के तरफ जाएं। ऑरेकल के जितने भी डिस्कशंस हुए हैं ना, जैसे पहली मूवी में कि वो वास गिरेगा, तो वो बोलती कि तुम्हें पता था कि वास गिरेगा क्या। फिर सेकंड मूवी में वो चॉकलेट बैठेगा नहीं बैठेगा, चॉकलेट लेगा नहीं लेगा। तो ना ये एक पैटर्न देखा मैंने, और फिर 3 में भी ऐसा ही होता है, स्मिथ के साथ भी होता है और इसके साथ भी होता है। एक पैटर्न है कि वो हर बार जाता है, हर बार चॉइस के लिए पोक करता है। तो सब बार बार रिपीट पैटर्न क्यों किया? नहीं, आई थिंक उसमें एक चीज जो निकल के आती है वो ये है कि शी नो what choice you are going to make and what is going to be the result. करेक्ट। तो वो बेसिकली जैसे तुमको नहीं, पर ये बार बार बताने की क्या जरूरत है? मतलब मूवी 1 में भी सेम था, मूवी 2 में भी, 3 में भी सेम था। तो बेसिकली वो जाता है क्यों? ओरेकल के पास नियो किस लिए जाता है? व्हाट इज हिज क्वेश्चन? मुझे एक चीज ध्यान आ रही है, वो बोलता है कि आई थिंक ओरेकल उसको बोलती है कि तुमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है और तुम उसे वेरीफाई करने के लिए आ रहे हो। नहीं, मतलब मुझे जो पता है मूवी का वो ये है कि वो देखता है, फ्यूचर में देखता है कि ट्रिनिटी मर रही है। हाँ। और उसको डर है। हाँ। तो वो जाकर के ओरेकल से पूछता है कि भाई नहीं, माई जो भी है वो भाई सबको ही भाई बना दे भाई तू। तो बोलती है तुम्हारे पास 2 चॉइस आएंगी। कुछ टाइम बाद तुम्हारे पास 2 चॉइस आएगी और जो तुम चॉइस लोगे वही डिसाइड करेगा कि ट्रिनिटी के साथ क्या होगा। बोलता कि मैं कभी ऐसी चॉइस ले ही नहीं सकता जिसमें ट्रिनिटी ना हो। बोलता कि नहीं, चॉइस तुम ऑलरेडी ले चुके हो, अब तुम्हारा काम सिर्फ ये समझना है कि तुमने वो चॉइस क्यों ली। नाउ ओनली थिंग दैट रिमेन्स इज यू अंडरस्टैंड व्हाई यू मेड दैट चॉइस। ऐसा होता है, राइट? मतलब अपन बोलते हैं कि मैं एक बुरे सिचुएशन में हूँ लेकिन मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, फंसा हुआ हूँ मैट्रिक्स में, लेकिन डीप डाउन अपन को पता होता है कि व्हाट डू वी हैव टू डू। अपन ने चॉइस बना ली होती है, लेकिन या तो अपन करेज नहीं रखते कि उसको ओवरकम करे चॉइस को, या फिर अपन देख नहीं पाते, क्योंकि ओरेकल बोलती है ना कि आप फ्यूचर नहीं देख पाते अंटिल योर चॉइस इज नॉट क्लियर। नहीं, एक्चुअली वो उससे पूछता है कि कैन यू सी द फ्यूचर। हाँ, तो बोलती है नो, बियॉन्ड अ पॉइंट। जब तक आपकी चॉइस क्लियर नहीं होती तब तक आगे का फ्यूचर नहीं पता। वी कैन नेवर सी पास द चॉइस दैट वी डोंट अंडरस्टैंड। हाँ, मतलब जो चॉइस अपन को समझ में नहीं आई या फिर जो चॉइस अपन ने मेक नहीं करी है, उसके आगे का फ्यूचर नहीं देख सकते। और ये जो पॉइंट था ना कि जिसमें हमको पता होता है कि हमने चॉइस ले लिया, हम नहीं जानते कि हमने वो चॉइस क्यों ली है। जैसे कई बार होता है ना कि कुछ अपन कंफ्यूज्ड है तो एक बार सिक्का उछालते हैं, हेड आया तो ये कर लेंगे, टेल आएगा तो ये कर लेंगे। लेकिन कहा जाता है कि जब सिक्का उछलता है और वो हवा में घूम रहा होता है तब तुमको पता होता है कि तुमको क्या चाहिए, तुमको हेड चाहिए या टेल चाहिए, ऐसा बोलते हैं। इसका एक कनेक्शन मिलता है। एक और कैरेक्टर आता है थोड़ी देर के बाद मूवी में, मैरोविंची, जो बेसिकली अगले मूवी में बोलता है कि आई नीड द पावर, आई वांट यू टू गिव मी द पावर टू सी द फ्यूचर। तो बेसिकली आई थिंक ये बार बार जो पैटर्न दिखा रहे हैं रिपीट करने का, उसका एक रीजन ये है कि वो दिखाना चाहते हैं कि पावरफुल है, कि उसके पास पावर है फ्यूचर देखने की। बट इन हर ओन वर्ड्स वो बोल रही है कि आई एम ऑफरिंग यू द चॉइस एंड आई नो इफ यू मेक दैट चॉइस व्हाट इज गोइंग टू हैपन। सो जैसे वो उसको बोलती है, इस बारी फिल्म में बोलती है कि आओ बैठो, तो वो बोलता है कि नहीं मैं ठीक हूँ। बोलती है इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। थोड़ी देर वो बाद में वो आके बैठ जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में घुसा दिया गया था कि हाँ तुम्हारे पास बैठने का चॉइस है। अच्छा, बैठने का चॉइस है, चलो जाके बैठ जाता हूँ। So that is what actually हमारे सामने भी शायद ऐसा होता है। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि चॉइस एक फेक नैरेटिव है, इल्यूजन है, बोलते हैं इल्यूजन है। क्योंकि अगर मान लो कि आप उनको पता है, प्रोग्रामर्स को पता है या फिर मैट्रिक्स चलाने वालों को पता है कि ये क्या चॉइस लेंगे, तो अपने लिए चॉइस एक इल्यूजन है। अपन सोच रहे हैं कि अपन चॉइस ले रहे हैं लेकिन अल्टीमेटली चॉइस नहीं ले रहे हैं। हाँ, तो इसमें एक लाइन आती है एक्चुअली कि चॉइस इज बट एन इल्यूजन बिटवीन दोज हु हैव पावर एंड दोज हु डू नॉट। तो जिनके पास पावर है और जिनके पास पावर नहीं है, वो लोग ऐसा सिचुएशन बना देते हैं कि जिनके पास नहीं है उनको लगता है कि हम चॉइस ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में लेते नहीं है। एक बहुत ही अजीब सा एग्जांपल है इसका। फॉर एग्जांपल, तुम जाकर के डेमोक्रेसी में जाके वोट देते हो और तुमको ऐसा लगता है कि हाँ हमने कुछ चेंज किया है, हमने बेसिकली वी हैव मेड अ चेंज, वी हैव एक्सरसाइज्ड आवर पावर। बट इसका अगर नेगेटिव साइड से अगर देखा जाए तो नथिंग हैज चेंज्ड। System is the same thing, same bureaucracy is there. People who are sitting on them, तुम शायद उनके फेसेस बदल रहे हो बट अंडरलाइन सब कुछ वैसा ही रहता है। तो तुमको लगता है कि तुम्हारे पास चॉइस है, बट इट्स एन इल्यूजन।
I know that it's a bit negative example, but that's what they are going to portray here. अच्छा, मुझे ना एक चीज इंटरेस्टिंग लगी उसमें, जब उसने बोला कि Oracle herself is a program. ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि वो नियो उसको बोलता है ना कि भाई हम कैसे ट्रस्ट करें आप पे, क्योंकि आप भी एक प्रोग्राम हो. हाँ, इस वाले पर्टिकुलर कन्वर्सेशन में वो बोलती है कि देखो कुछ प्रोग्राम्स जो यूजलेस हो जाते हैं, जैसे मैं अभी एक प्रोग्राम हूँ और मैं यहाँ पे काम करने के लिए आई हूँ, लेकिन जिस दिन मैं यूजलेस हो जाऊंगी या कोई और प्रोग्राम मुझे रिप्लेस कर देगा, उस दिन मुझे निष्क्रिय कर दिया जाएगा, मतलब मुझे डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा. उस टाइम मेरे को व्हाट एम आई सपोज टू डू, आई एम सपोज टू गो बैक टू द क्रिएटर. बट एक्चुअली में होता क्या है, जनरली लोग मैट्रिक्स में छुप जाते हैं, ये प्रोग्राम्स चल नहीं रहे होते लेकिन वो मैट्रिक्स में इधर उधर छुप जाते हैं. तो इसका मतलब ऑरेकल छुपा हुआ प्रोग्राम है, ये उसने रिवील नहीं किया. पर ये इंटरेस्टिंग है, हो सकता है ये इंटरेस्टिंग है, लेकिन एक जगह आगे जब रचयिता के साथ या आर्किटेक्ट के साथ उसका कन्वर्सेशन होता है तो एक मदर फादर वाला डिस्कशन होगा, वो भी अपन करेंगे थोड़ी देर में. और नेक्स्ट मूवी में somebody refers her as a mom. तो वो समझ में आएगा. तो बेसिकली उसने ऑरेकल ने ये बोला कि जो बर्ड्स हैं उनका एक प्रोग्राम है, सनराइज सनसेट का एक प्रोग्राम है, ट्रीज का एक प्रोग्राम है, और जो तुम देखते हो प्रोग्राम जो खराब हो गए हैं, तुम देखते हो भूत पिशाच, जो उसने एंजल्स भी बोला, मतलब एंजल्स भी बोला, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग था. मतलब उसने बोला कि ये प्रोग्राम्स खराब हो गए हैं, लेकिन इंस्टेड ऑफ गोइंग बैक टू द रचयिता, बैक टू द क्रिएटर, वो लोग मैट्रिक्स में छुप जाते हैं. इनफैक्ट अगर देखा जाए तो ऑरेकल भी छुपी हुई है, वो किसी से मिलती नहीं है. हाँ, उसको ढूंढना पड़ता है, उसको एजेंट्स भी ढूंढ रहे हैं, उसको ये मैट्रिक्स वाले भी ढूंढ रहे हैं, और वो चॉइस करती है किससे मिलना है. अच्छा, इसके बाद वो जाते हैं मैरोविंची के पास. हाँ, बेसिकली वो उसको बताती है कि तुमको रचयिता से मिलना है, यू शुड गो एंड मीट रचयिता, क्रिएटर और आर्किटेक्ट से मिलना है, और उससे मिलने के लिए तुमको एक मीन्स है, वो है की मेकर. और की मेकर को एक और गंदे प्रोग्राम ने कैद करके रखा हुआ है, उस गंदे प्रोग्राम का नाम है मैरोविंची. और गंदे या बुरा बोलूंगा, हाँ, शायद मैंने गंदा को नेगेटिव कोनोटेशन में डालने के लिए बोला है, बट हाँ, कंसेप्ट यही है कि तुम उससे जाके मिलोगे. अब वो जब मैरोविंची के पास जाता है तो वो कन्वर्सेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है. उसमें सबसे पहले वो लोग उसके पास जाकर के जब पहली बार पूछते हैं तो मॉर्फेस उससे पूछता है, यू नो व्हाई वी आर हियर. दैट्स नॉट द पॉइंट. द पॉइंट इज, डू यू नो व्हाई यू आर हियर. तो जवाब देता है, हाँ, हम की मेकर से को विन वांट की मेकर. तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता है, मतलब की मेकर इज जस्ट अ मीन्स, इट्स नॉट द एंड रिजल्ट. ओके, तुम जो चाहते हो वो बताओ कि व्हाई आर यू हियर. अगर तुमको नहीं पता कि तुम्हारा रीजन क्या है, पर्पस क्या है, मुझे ये नहीं बताओ कि तुम की मेकर से मिलने आए हो, तुम ये बताओ कि तुम एक्चुअली में क्यों आए हो यहाँ पर. एक्चुअली वो बोलता है ऐसा कुछ है कि ओ यस, इट इज ट्रू, की मेकर ऑफ कोर्स, बट इट्स नॉट द रीजन, दैट इज नॉट द वाई. डबल कोट्स में बोलता है, दैट्स नॉट द वाई. द की मेकर हिमसेल्फ, हिज वेरी नेचर इज अ मीन्स, इट्स नॉट द एंड, एंड सो टू लुक फॉर हिम इज टू बी लुकिंग फॉर द मीन्स टू डू. फिर वो क्वेश्चन पूछता है, व्हाट. या वो इस बात से सेटिस्फाई नहीं होता है जो रीजन उसको दिया गया, बोला कि तुम मुझे रीजन नहीं बता रहे हो, तुम मुझे मीन्स बता रहे हो, एंड आई डोंट वांट टू बी द मीन्स. तो फिर वहां जाता है ना वो लड़की के पीछे जिसको वो केक भेजता है, जो, हाँ, एक बीच में वो किसी को केक भेजता है, वो, और उसको समझ में आ गया कि हाँ, कि कॉज एंड इफेक्ट, कि वो केक खा रही है तो क्या इफेक्ट हो रहा है उसके ऊपर. फिर वो जाता है उसके पीछे बाथरूम में, जाता है बेसिकली, और इसी बात से उसकी गर्लफ्रेंड है वो नाराज हो जाती है, और वो उसको उन बाकी लोगों को लेके चली जाती है की मेकर के पास, एंड फ्रॉम देयर दे एक्चुअली एंड अप मीटिंग द आर्किटेक्ट. वो फाइट सीन एक आइकॉनिक है यार, मोटरवे पे, हाईवे पे. नहीं, मैं कहूँगा ना, मैट्रिक्स में अगर इंटेलेक्चुअल ब्रिलियंस है तो एक्शन ब्रिलियंस भी है बहुत ज्यादा. और मुझे नहीं लगता पिछले 20 सालों में 25 सालों में इसके टक्कर की कोई मूवी आई है. मतलब सब कुछ ही है यार, स्टोरी में डेप्थ है, डायलॉग्स हैं, फाइटिंग है, और फाइटिंग भी किस लेवल की है, बहुत. मतलब ये जो हाईवे पे जो फाइट हुई है, आई डोंट थिंक सो मैंने किसी भी एक्शन मूवी में इतनी जबरदस्त और इतनी लंबी फाइट, वो तुमको बांध के रखती है. हाँ, लेकिन इस मूवी का जो क्रक्स है अगर मैं कहूँगा तो वो है आर्किटेक्ट के साथ जो उसकी कन्वर्सेशन होती है, वो बहुत सॉलिड है वो कन्वर्सेशन. जब वो आर्किटेक्ट से मिलने जाता है उसके पहले वो की मेकर उसको लेके बिल्डिंग में लेके जाता है, वहाँ पे वो की खोल रहा होता है, वहाँ पे स्मिथ आता है और स्मिथ के साथ उसका झगड़ा हो रहा है, फाइट वाइट हो रही है, बट स्मिथ उसको कुछ कहता है, एंड दैट इज वेरी प्रोफाउंड, कि जैसे स्मिथ जो है वो मैट्रिक्स से अलग हो गया है.
एक है ना, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा उसमें कि एजेंट स्मिथ को, पहले तो एजेंट स्मिथ ने नियो को मारा मूवी 1 में, मार दिया, जान से मार दिया, फिर लेकिन वो वापस जग गया, और क्योंकि वो महाशक्तिमान था, आई डोंट नो। उसके बाद उसने स्मिथ के अंदर घुस गया, वो स्मिथ को उसने फाड़ दिया, है ना। इससे हुआ क्या है, वो स्मिथ है ना, उस मैट्रिक्स का जो क्रिएटर है या जो प्रोग्राम है जिससे वो बंधा हुआ था, स्मिथ जिस प्रोग्राम से बंधा हुआ था उस प्रोग्राम से अलग हो गया, वो मतलब फ्री एजेंट हो गया, वायरस हो गया, वो वायरस। He has become a rogue program kind of a thing, and वो अपने आप को डुप्लीकेट कर रहा है, लोगों में जा करके अपने आप को डुप्लीकेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल अपनी बॉडी में कोई वायरस आ गया, ठीक है ना, और उसको मारने के लिए तुमने एक एंटीवायरस डाला। अब वो एंटीवायरस को सारी बॉडी की जितनी भी चीजें वो सारी वायरस ही लग रही हैं, और वो अपनी तरफ से सब कुछ खत्म कर रहा है, सारी ब्लड सेल्स को, वाइट ब्लड सेल्स को, सब कुछ खत्म कर रहा है। लेकिन उसकी नजर में क्या है, उसकी नजर में वो मुझे बचा रहा है, right? He's fighting for me, but he's consuming me and he's actually depleting me itself. I think यही करता है स्मिथ towards the end. Yes. तो उसके बाद I think, और वो उसको कुछ बातें बोलता है, जैसे it's the purpose that created us, purpose that connect us, it's the purpose that pulls us, that guide us, that drive us, it's the purpose that defines us. और फिर बोलता है we are here because of you, Mr. Anderson. We are here to take from you what you try to take from us. पर्पस, मतलब वो इस समय बहुत अच्छा इंडिकेशन दे देता है कि भाई मेरी लाइफ का पर्पस तूने चेंज कर दिया है, अब मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। एजेंट स्मिथ का पर्पस था उन रोग एलिमेंट्स को, जो प्रोग्राम्स रोग हो जाते हैं, जो ऑरेकल ने बोला था, उनको पकड़ के वापस क्रिएटर के पास लेके जाना। फॉर एग्जांपल अगर अपन ये माने तो अब उसका, जब नियो उसके अंदर घुसा, उसने उसको मारा, थोड़ा सा पार्ट उसने मे भी शेयर किया, थोड़ा सा चेंज हो गया, वो प्रोग्राम से हट गया, अब वो रोग हो गया, वो सबको डुप्लीकेट कर रहा है वायरस की तरह, है ना। और अब उसका एक ही पर्पस है कि वो नियो के पर्पस को खत्म करे और नियो को खत्म करे, क्योंकि नियो का पर्पस है जायन को बचाना या फिर ट्रिनिटी के साथ रहना, तो वो उसको पर्पस को खत्म करना चाहता है। हाँ, लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि इस समय एजेंट स्मिथ जो है वो अनकंट्रोलेबल हो गया है। Correct. वो अपनी तरह से कर रहा है। He has become a virus for Matrix itself. So he has become a rogue program basically. Right. Like probably Oracle is. फिर वो जाता है आर्किटेक्ट के पास, दरवाजे में घुस के, और वो की मेकर मर जाता है, स्मिथ मार देता है उसे गोली से। अब आर्किटेक्ट के पास जाता है तो पहले पूछता है मैं यहाँ क्यों हूँ। आर्किटेक्ट बताता है जो तुम क्वेश्चन पूछोगे उसके मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं है, मेरा मेन पर्पस है कि तुम चूज करो। तो आर्किटेक्ट यहाँ पर है कौन, अगर अपन उसको इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं? तो आर्किटेक्ट बोलता है कि मैंने ये क्रिएट किया है, मैट्रिक्स मैंने मैट्रिक्स क्रिएट किया है, और मैंने मैट्रिक्स डिस्ट्रॉय किया है 6 बार ऑलरेडी, तो ये 7वीं बार चल रहा है। आई थिंक वो 6th मैट्रिक्स ऐसा कुछ बोलता है, 6 मैट्रिक्स बोलता है। तो फिर वो अपनी कहानी बताता है कि देखो मैंने जो पहला मैट्रिक्स बनाया था वो बहुत परफेक्ट था, बहुत एकदम, मतलब बहुत ही प्राउड है मुझे उस पे, और मुझे याद है कि जब मैंने उसको डिस्ट्रॉय किया था, और वो डिस्ट्रॉय क्यों हुआ था, बिकॉज टू मच ऑफ परफेक्टनेस डिडंट रन, किसी को यकीन नहीं हुआ उस चीज पर। आई थिंक ऐसा नहीं बोला उसने, ऐसा उसने बोला नहीं, लेकिन ही मेंट दैट ओनली। पहला जब मैट्रिक्स बना तो हर तरह से परफेक्ट था, वो नहीं चला। आई थिंक इसका रेफरेंस मैं पहली मूवी से ले रहा हूँ, जब ये बात स्मिथ ने बोली थी मॉर्फेस को। क्या बोला था? कि हमने जब पहला मैट्रिक्स जब बनाया था तो वो बहुत ज्यादा परफेक्ट था, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं थी, और लोगों को यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कोई वर्ल्ड हो सकता है। उसके बाद हमने तुम्हारे इम्परफेक्शन डाला। आई थिंक ये वहीं से मैं ले रहा हूँ कि पहला मैट्रिक्स जो बनाया था वो बहुत ही मस्त था, एकदम शानदार था, लेकिन वो चला नहीं हो। तो उसके बाद मैंने सीखा, उसके बाद मैंने उसको सेकंड मैट्रिक्स बनाया, जिसमें मैंने तुम्हारी हिस्ट्री से तुम्हारी कमजोरियां वगैरह लेकर के डाला, लेकिन वो भी नहीं चला। तब मुझे समझ में आया कि मैं जो टू मच परफेक्शन डाल रहा हूँ हर चीज में, वही इसको बाधा बन रहा है। आई थिंक वो बोलता है कि मेरा इंटेलिजेंस इज कमिंग ऑन द वे टू कंटिन्यू इट। तब मैंने एक और प्रोग्राम की रचना की, Oracle. जो था ओरेकल, जिसमें फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कैपेबिलिटी थी। बेसिकली हम लोग ये चाहते थे कि हम लोग ये जान पाए कि लोग क्या सोच रहे हैं और क्या डिसाइड करेंगे। तो जो मैंने जैसे समझा था ना, वो ऐसा था कि ह्यूमंस को चॉइस दी है, अब वो चॉइस के कारण अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर हो रहा है, और वो हमेशा इश्यूज की तरफ ही जा रहे हैं। चॉइस वो गलत ही चॉइस ले रहे हैं इवेंचुअली इम्परफेक्शंस के कारण। तो ऑरेकल को बनाया कि वो, ताकि वो प्रेडिक्ट कर सके या बता सके कि क्या चॉइस है। आई थिंक ऑरेकल ये बोलता है ना कि ऑरेकल ने मुझे आके बोला कि तुम अगर चॉइस दोगे लोगों को तो बहुत ज़्यादातर लोग मैट्रिक्स में रहना ही पसंद करेंगे, लेकिन कुछ लोग हैं जो मैट्रिक्स से बाहर जाना पसंद करेंगे,
और उसके लिए इन्होंने एजेंट स्मिथ जैसे लोग वहां पे रखे ताकि जो एनोमलीज हो रही हैं, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, उन लोगों के ऊपर ये नजर रख सकें। मतलब ये चाहते थे कि उनको नजर रखें, और हाँ। मतलब दे वांटेड यू टू मेक अ चॉइस व्हिच दे हैव ऑलरेडी इनग्रेन्ड इन योर माइंड। तो दैट, बट स्टिल पीपल यूज्ड टू मेक अ चॉइस व्हिच वाज नॉट ऑफ देयर चॉइस, राइट? और उसको रोकने के लिए लोगों ने ये किया। और ये बताता है कि हमने मैट्रिक्स को बहुत बार खत्म किया है, बहुत बार रीस्टार्ट किया है। हाँ। तो एंड हम लोग इसमें इस काम में परफेक्ट हो चुके हैं। हाँ। और वो बोलता है कि देखो, अब जब तुम यहाँ पर आते हो, जब भी कोई, और तुम पहले महाशक्तिमान नहीं हो, हमने तुम्हारे जैसे महाशक्तिमान पहले भी बनाए। यहाँ पे ये भी बोलता है कि नियो खुद एक प्रोग्राम है। आई थिंक यहाँ मुझे थोड़ा सा इसमें समझ में नहीं आया कि नियो इज एक्चुअली अ पर्सन, बट ही इज द रिजल्ट ऑफ द एनोमली इन द प्रोग्राम। और उसकी वजह से एक आदमी महाशक्तिशाली बन जाता है, हु हैज द सोर्स कोड, जो कनेक्ट करके चीजों को कंट्रोल कर सकता है। ओके, वो एक्चुअली एक चीज बोलता है यहाँ पर कि योर लाइफ इज द सम ऑफ रिमाइंडर ऑफ ऑल द अनबैलेंस्ड इक्वेशन इनहेरेंट टू द प्रोग्रामिंग ऑफ द मैट्रिक्स। मतलब तुम एक्चुअली इवेंचुअली एक एनोमली हो, और हमारे सबसे ज़्यादा सिंसियर एफर्ट के बावजूद भी, जितने भी एफर्ट हमने डाला, हम ये एनोमली सिस्टम से एलिमिनेट नहीं कर पाते। ठीक है ना? अगर तुमको एलिमिनेट कर दिया जाता तो इट वुड हैव बीन बोलते हैं हार्मनी ऑफ द मैथमेटिकल प्रिसीजन होता। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये हमारे ऊपर एक बर्डन है, बट इट इज़ नॉट अनएक्सपेक्टेड। मतलब हमको मालूम है कि तुम एक बग हो प्रोग्राम के अंदर, हमारे पूरे मैट्रिक्स के अंदर, बट वी कैन नॉट गो अवे विद इट, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। कि हम जानते हैं कि तुम हो, हम जानते हैं कि तुम्हारी पावर्स क्या है, ठीक है ना, और तुम प्रोग्राम का एक हिस्सा भी हो, और तुम ह्यूमन भी हो। क्योंकि पहला सवाल से ये पूछता है ना कि बोलता है कि इतना पावर होने के बाद भी तुम ह्यूमननेस तुम्हारी गई नहीं है, तुम्हारी ह्यूमननेस नहीं गई है। हाँ। तुम नहीं, तो ये जो एनोमली की बग की ये बात कर रहा है ना, ये मैंने रिलेट किया कि दिस इज अ चॉइस व्हिच इज गिवन। क्योंकि जो लोग चूज कर रहे हैं मैट्रिक्स में रहना, वो तो नॉर्मल है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो चूज नहीं कर रहे हैं, वो मैट्रिक्स में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। फिर इवेंचुअली वो इतना क्रिएट करते, जैसे जायन वाले लोग इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं कि उन्हें जायन को फिर खत्म ही करना पड़ता है, फिर दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता है। मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से देख रहा हूँ। हो सकता है कि तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू सही हो, लेकिन मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ऐसा है कि इन्होंने एक मैथमेटिकल प्रिसीजन के साथ एक प्रोग्राम बनाने की कोशिश की, ठीक है, लेकिन कितनी भी कोशिश कर लो इसमें एक इम्परफेक्शन आ जाता है। वो इम्परफेक्शन है चॉइस का, जो मुझे लग रहा है इसको चॉइस दी गई है। मतलब इट्स नॉट कोडिंग एरर। नहीं, एरर तो बिल्कुल भी नहीं है, करेक्ट। मतलब तुम इतना प्रिसीजन बना, इतना अच्छा तुमने सिस्टम बनाया कि उसके वो बिना एनिमली के वो चल ही नहीं सकता, उसमें एनिमली होना ही चाहिए बेसिकली। और जो चॉइस दी गई है, चॉइस एक दूसरा एंगल है। चॉइस ऐसा एंगल है कि अगर तुमको फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना है तो तुमको पता होना चाहिए कि लोग क्या करेंगे। लोग क्या करेंगे ये उनको तब पता चलेगा जब उन लोगों के पास चॉइस होगी। तो हमने उनको चॉइस दे दी। जो ओरेकल थी उसने बेसिकली कहा कि तुम लोगों को चॉइस दो और मैं देखूंगी कि वो लोग क्या करेंगे, ताकि वी कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर। ये एक सेफ्टी नेट की तरह बनाया गया था, डिजाइन बनाया गया था, लेकिन ये बैकफायर कर रहा था बिकॉज लोग मैट्रिक्स में रहना भी चूज कर सकते थे और मैट्रिक्स से बाहर जाना भी चूज कर सकते थे। अब जिन लोगों ने मैट्रिक्स से बाहर जाना चूज किया, वो लोगों ने अपनी कम्युनिटी बनाई, एक नया शहर बनाया, दैट इज कॉल्ड जायन, एंड दे स्टार्टेड फाइटिंग अगेंस्ट द मशीन्स। तो मशीन के लिए वो एक सरदर्द बन गया। मतलब तुम्हारी बॉडी है, अब एक सरदर्द है, अब तुमको उसको मारने के लिए गोली खानी पड़ रही है। तो दैट इज हाउ इट इज, आई बिलीव। That is हाँ, ठीक है, that's fine, we can have different views. तो बेसिकली क्या है, लेकिन मुझे जो इंटरेस्टिंग लगा ना वो ये लगा कि अभी जैसे वो आर्किटेक्ट बोलता है अब तुम्हारे पास दो चॉइस है, या तो तुम मैट्रिक्स में चले जाओ वापस, तो तुम्हारा जो मैट्रिक्स है वो भी खत्म हो जाएगा, और जो जायन है जिसमें हजारों लाखों लोग हैं वो भी मर जाएंगे, और फिर हम मशीन्स इसको दोबारा से रीबूट करेंगे। दूसरा चॉइस वो देता है कि तुम जाके मेन कंप्यूटर में मिल जाओ और 16 लोगों को 16 औरतों को और 7 आदमियों को चूज करो और वहां से जायन दोबारा बनाएंगे, है ना। तो मुझे जो इंटरेस्टिंग लगा ना वो ये लगा, 2-3 चीजें है ना। पहली चीज ये लगी कि मशीन्स ह्यूमंस को हार्वेस्ट कर रही है एनर्जी के लिए, राइट, है ना। अब मुझे ऐसा लगा कि अगर मशीन्स ह्यूमंस को हार्वेस्ट कर रही है तो उन्हें मैट्रिक्स बनाने की जरूरत ही क्या है, वो तो पड़े रहे ट्यूब के अंदर हार्वेस्ट होते रहे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि
मे बी उनके माइंड को एक्टिव रखना पड़ता हो किसी कारण से, ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। तो या तो ऐसा है ना कि उसको टेस्ट ट्यूब में जो उनकी ट्यूब्स हैं उन्हीं में रखा रखे वहां से एनर्जी, लेकिन जो इंसान जो अपनी लाइफ जीते हैं उनसे हो सकता है उसको एनर्जी मिल रही हो उस ट्यूब को, तो इसलिए उनको मैट्रिक्स बनानी पड़ी। नहीं तो लॉजिकली देखो मैट्रिक्स बनाने का कोई मतलब ही नहीं है ना। अगर मशीन ही जिंदा हैं और मशीन ही जी रही हैं और उनके टेस्ट ट्यूब बना के उनकी एनर्जी कंज्यूम कर रही है, तो फिर मैट्रिक्स की क्या जरूरत है। लेकिन फिर भी मशीन ने मैट्रिक्स बनाया इंसान के दिमाग को ऑक्यूपाई रखने के लिए। तो पहले जैसे तुमने बोला अभी कि पहले परफेक्ट वर्ल्ड बनाया, वो नहीं चला, लोगों को लगा कि भाई ये ऐसा कैसे हो सकता है। फिर इम्परफेक्शंस डाले, फिर वो भी नहीं चला होगा। फिर ये ऑरेकल को बनाया कि भाई तू देख कि चॉइसेस कैसे लेते हैं लोग, उनकी प्रेडिक्ट करो। अब ये भी इल्यूजन, चॉइस अपन ने बात करी, इल्यूजन है, राइट। उसके बाद फिर वो अब बोल रहा है हर मैट्रिक्स के ब्रेक पॉइंट पे 16 लोग स्टार्ट करें। तो मैंने ऐसा अज्यूम किया कि नियो से पहले जो 5 महाशक्तिमान थे, एक चीज पूछनी या द वन थे, एक सेकंड, जो वन थे उन्होंने वो चूज किया कि वो मशीन से मिल जाएंगे और 7 आदमी और 16 औरत को करके वापस से जायन स्टार्ट करेंगे। लेकिन नियो एक अकेला ऐसा था जिसने जो वापस से मैट्रिक्स में गया, क्योंकि उसको ट्रिनिटी से प्यार हो गया था। अब मैं इसको थोड़ा सा वैसे समझने की कोशिश करता हूँ कि हर मैट्रिक्स का अंत तब होता है जब वो महाशक्तिशाली या जो द वन है वो आके आर्किटेक्ट से मिलता है। आर्किटेक्ट उसको एक चॉइस देता है कि देखो तुम यहाँ तक आए हो, लड़ के आए हो, जो भी आए हो, तो इसका मतलब है कि मैट्रिक्स को खत्म करना होगा और रीस्टार्ट करना है। और हमने रीस्टार्ट बहुत बार किया है। हम जैसे करते हैं उसका तरीका ये उसको समझाता है कि देखो मैट्रिक्स एज अ प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, जितने भी लोग मैट्रिक्स से कनेक्टेड हैं वो सब मर जाएंगे, और जो जायन शहर है उस पर हम लोगों ने ऑलरेडी मशीनें भेज रखी हैं, वो भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यहाँ पे मेरे कमरे में 2 दरवाजे हैं। तुम अगर राइट वाला दरवाजा जाते हो तो तुम जाकर के मेन कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाओगे। तुम्हारे पास चॉइस होगी 7 आदमियों और 16 औरतों को पिक करने की, 23 टोटल। हालांकि मैं इसमें बताऊंगा 7 औरतें शायद इन्होंने रिजेम्बलेंस लिया है इजराइल की 7 ट्राइब्स का, जो 7 फादर्स बोलते हैं, आई थिंक वहां से इन्होंने रेफरेंस लिया हो सकता है। वो मिलेंगे एंड दैट विल अलाउ यू टू गो एंड रीस्टार्ट द जायन थिंग। और हम लोग अपना देख लेंगे, हम लोग अपना मैट्रिक्स फिर से करते हैं, लोगों को फिर से कल्टीवेट करके फिर से वो उनको बैटरी की तरह बनाते हैं, ये फिर से चालू हो जाएगा। तो यू हैव दैट चॉइस, इधर जाओ तो ये होगा। लेकिन अगर तुम लेफ्ट वाले गेट को चुनते हो तो तुम्हारे पास जो चॉइस है वो उस टाइम पे क्या होगा, पूरा का पूरा जायन शहर खत्म हो जाएगा, मैट्रिक्स हम रीस्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना, पूरी की पूरी मानव जाति खत्म हो जाएगी। अब तुम बताओ कि कैन यू टेक द बर्डन ऑफ मेकिंग अ चॉइस टू वाइप आउट द एंटायर ह्यूमैनिटी फ्रॉम द फेस ऑफ अर्थ। और बोलता है कि देखो बाकी जो अभी तक इससे पहले जो 5 महाशक्तिशाली आए थे उन्होंने चॉइस की थी टू गो कनेक्ट विद द मेन कंप्यूटर, पिक अप द पीपल एंड रीस्टार्ट। ऐसा बोलता नहीं है बट अपन ने अज्यूम किया कि ऐसा हुआ है। हाँ, इतना इट इज नॉट डायरेक्ट होता है, लेकिन उनमें और तुम में एक फर्क है। वो लोग ह्यूमैनिटी के साथ कनेक्टेड थे, उन्हें फिक्र थी लेकिन तुम कनेक्टेड हो। तुम कनेक्टेड, और ये कनेक्टेड वो बोलता है वर्ड, क्या बोलता है, लव। यू ऑल्सो हैव लव फॉर दैम। आई एम लुकिंग एट योर रिएक्शन। तुम बाकी महाशक्तिशालियों से अलग हो और तुम ज्यादा परेशान हो अपनी चॉइस लेने के लिए। अब वो जाकर के क्या करता है, ही टेक्स अ वेरी डिफरेंट रूट देन द अदर महाशक्तिशालीज। वो जाता है मैट्रिक्स में वापस, वो जाके मेन कंप्यूटर से नहीं कनेक्ट होता है। एक डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगा था यहाँ पे, जब वो जा रहा था तो उसने बोला होप इंसान की सबसे बड़ी वीकनेस भी है और सबसे बड़ी एबिलिटी भी है। क्योंकि ये नियो होप कर रहा था ना कि वो उसको बचा लेगा ट्रिनिटी को, तभी तो उसने वो चूज किया वो दरवाजा। होप कि तुम चॉइस जो ले रहे हो ना वो एक होप के साथ ले रहे हो सकता है ये तुम्हारा सबसे बड़ा डिल्यूजन। आई थिंक वो जनरल वे में बोलता है कि ह्यूमैनिटी का होप एक डिल्यूजन है, जो कि सबसे बड़ी वीकनेस भी है और सबसे बड़ा स्ट्रेंथ भी है। उसके बाद कहाँ खत्म होती है मूवी, जब वो मशीनों को मार देता है अपने पावर से? नहीं, एक्चुअली यहाँ पे मूवी खत्म नहीं होती। यहाँ पर मूवी यहाँ पर खत्म होती है कि देखो जो अपना एजेंट स्मिथ है वो अपनी कॉन्शियसनेस लोगों में स्प्रेड कर रहे हैं। उसी प्रोसेस में वो अपनी कॉन्शियसनेस एक्चुअली एक लिविंग बीइंग, एक ह्यूमन में भी ट्रांसफर कर देता है आउट ऑफ मैट्रिक्स। और जिसमें वो ट्रांसफर करता है वो अनकॉन्शियस हो जाता है।
मतलब ये अदर वे राउंड है, क्योंकि अभी तक ह्यूमंस अपनी कॉन्शियसनेस मैट्रिक्स में प्रोजेक्ट कर रहे थे, अभी मैट्रिक्स का कोई बग या प्रोग्राम ह्यूमंस के अंदर प्रोजेक्ट कर रहा है। एग्जैक्टली, तो जैसे पेनिट्रेट कर गया तुम्हारे जैसे इनफैक्ट नियो है, मुझे नियो भी प्रोग्राम जैसा ही लगा। क्रॉसओवर है दोनों। हाँ, ह्यूमंस में प्रोग्राम की कुछ प्रोजेक्शंस हैं, तभी तो वो सुपरमैन बना। हाँ, तभी उसमें वो क्वालिटीज हैं, एबिलिटीज आई कि वो मैट्रिक्स के किसी भी लॉ को, किसी भी चीज को चेंज कर सकता है। हाँ, कुछ भी कंट्रोल कर सकता है, सुपरमैन की तरह उड़ सकता है। प्लस इसमें लास्ट सीन में एक चीज और भी दिखाई है कि ही हैज द एबिलिटी टू कंट्रोल द मशीन्स आल्सो, स्टॉप द मशीन। तो लास्ट में क्या होता है सीन में कि मशीन्स एक्चुअली इनके शिप को थोड़ा घेर लेती हैं, ये लोग निकल के भागते हैं, और 2-3 मशीन्स होती हैं जो इनको आ रही होती है, ट्रिनिटी, मॉर्फियस, लिंक और ये होता है नियो हिमसेल्फ, और वो एक्चुअली इन मशीन्स को रोकता है। वो मशीन्स रुक जाती हैं और गिर जाती है, एंड ही ऑल्सो फॉल्स अनकॉन्शियस। मूवी यहाँ खत्म होती है। तो 2 लोग, एक तो अपना एजेंट स्मिथ जिसकी कॉन्शियसनेस इधर आ गई है, इसी टाइम पे ये जो बंदा है नियो, ये जब बेहोश होता है, बिकॉज ये मशीन्स को इस तरह से रोकता है कि ये कनेक्ट हो जाता है मैट्रिक्स से, और ये मैट्रिक्स में कहीं पे जाके अटक गया है, कहाँ अटका नहीं मालूम हमको इस मूवी के एंड में, और स्मिथ आ गया। तो एक पैरेलल वर्ड है कि इधर का आदमी उधर आ चुका है, इधर का आदमी उधर आ चुका है, एंड दे बोथ आर अनकॉन्शियस। यहाँ पे मूवी खत्म। आई थिंक द बिगेस्ट थिंग इज दैट वो ट्रिनिटी को बचा लेता है। एक्चुअली राइट, ये बात अपन ने कवर नहीं करी। नहीं, ठीक है। हाँ राइट। हाँ, तो भाई ये मैट्रिक्स की सेकंड पार्ट को हमने खत्म किया। जो पहला पार्ट हमने खत्म किया था, तब हम लोगों ने ब्लू पिल लेके खत्म किया था। अभी मुझे लग रहा है कि ब्लू पिल और रेड पिल की जो चॉइस है, ये एक डिल्यूजन ही था, ठीक है ना। हम लोग उसके पास उसको क्रॉस कर चुके हैं। अब हमको रेड पिल या ब्लू पिल की जरूरत नहीं है। अब हम थोड़ा शायद समझ चुके हैं सिस्टम को, एंड वी डोंट हैव टू टेक अ पिल टू एंड दिस पॉडकास्ट एंड मूव टू द न्यू वन। बिल्कुल सही।